ले सकें, जैसे भारत में 3-3 फसलें लेते हैं, कई कई पेरेनियल फसलें भी हैं, साल ओवर लेते हैं, वहां संभव ही नहीं है। खास सीजन, एक खास जब गर्मी का मौसम आएगा, स्प्रिंग या फिर समर, तो वो थोड़ा सा कुछ कुछ हो जाएगा, उसी से सालों भर उनको जीवन काटना है। और इसलिए यूरोपीय जीवन में ये 3-4 चीजें भरी हुई हैं। पहला है भय, दूसरा है संघर्ष, जीने के लिए संघर्ष, तीसरा है अभाव, और चौथा है इन सब चीजों से पैदा होती है हिंसा। भरा हुआ है उनके स्वभाव में, उनके जीन्स में, उनके डीएनए में, ये घुल मिल गया है, ये घुस गया उनके अंदर। यूरोपियंस जहां जहां हैं, आप देखेंगे आगे मैं बताऊंगा कि उनके साथ हिंसा कैसे साथ चलती है उनके, जैसे हमारे साथ परछाई चलती है ना, उनके साथ हिंसा चलती है। इसीलिए यूरोपीय सभ्यता का जो विकास हुआ, चाहे वो ग्रीक्स हो या रोमन्स हो, वो भूमध्य सागर के किनारे किनारे हुआ, क्योंकि ये जो इलाका है ये एशिया से सटा है, ये यूरोप के शेष इलाकों से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर मौसम थोड़ा ठीक है, थोड़ी गर्मी है, यहाँ अनाज भी पैदा होता है, कुछ फल भी होते हैं, कुछ सब्जियां भी होती हैं, और इसीलिए वहां पर ये बन रहे हैं ग्रीक्स और रोमन सभ्यता। अब ग्रीक सभ्यता क्या है? तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ग्रीकों का जो इतिहास है वो इतिहास कम है और मिथक ज्यादा है। ये आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, वो उल्टा पढ़ाएंगे कि भारतीयों का जो इतिहास है वो मिथक ज्यादा, महाभारत मिथक है, रामायण मिथक है, बहुत जातक कथाएं मिथक है, सारी चीजें मिथक है। मिथक मीन्स कहानियां, गप, माइथोलॉजी। आपने कुछ भी एक कल्पना की, था हमारे यहाँ एक इंद्र, उसने ये उठाया समुद्र का फेन, अब वो बन गया वज्र, और उसने मारा वृत्र को, वृत्र गिर के मर गया। ये कल्पना हम कर रहे हैं कुछ भी। जैसे वहां पर भी कल्पनाएं चलती हैं, यदि फिल्में देखते हो आप, थॉर, तूफान का देवता, कोई अलग चीज नहीं है, थॉर और इंद्र एक ही है। हमारे यहाँ इंद्र है, वही आगे वहां जाके नॉर्वे जाके थॉर हो गया। तूफान का देवता है, ये बिजली का देवता है। तो एक्चुअली वो हमारे सारे इतिहास को मिथक कहते हैं, वास्तव में उनका ही अपना इतिहास मिथक है। किसी भी ग्रीक हिस्ट्री का कोई एविडेंस प्राप्त नहीं होता, हिस्टोरिकल एविडेंस। मांगिए उनसे, हम मांगते नहीं है। पूछिए प्लेटो हुआ था तो उसके पिता का नाम, उसके माता का नाम, उसका बर्थ प्लेस, उसके भाई, उसका पुत्र, कुछ तो होगा, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होगा, भाई यहां पैदा हुआ था, यहां खोदा हमने, ये कमरा मिला। अरस्तु का पूछिए, यूक्लिड का पूछिए, एरिस्थोनीज का पूछिए, किसी का भी पूछिए, जितने नाम है, स्ट्रैबो का पूछ लीजिए, आपको मिलेगा नहीं। बहुत बाद में मिलना कब से शुरू होगा? फर्स्ट एडी से। प्लिनी का मिल जाएगा, ठीक है ना, पार्चा का मिल जाएगा, जो बाद में चले, टॉलेमी का थोड़ा थोड़ा मिलेगा। दूसरी बात बड़ी मजेदार यह है कि ग्रीक को ग्रीक कौन कह रहा है? वो खुद नहीं कह रहे खुद को ग्रीक। आज भी आप उठाइए मैप, पॉलिटिकल मैप, और देखिए ग्रीस का एक्चुअल नाम क्या है? हेलेनिक रिपब्लिक। आज भी उसका नाम हेलेनिक रिपब्लिक है। जैसे ऑनेस्ट में एच से स्टार्ट होता है, एच साइलेंट होता है ना, हेलेनिक का एच साइलेंट कीजिए तो एलेनिक हो जाएगा। L1C ये लोग हैं, भारतीय पुराणों में का पूरा संदर्भ है, मैं भी वो सारा नहीं दे रहा। एल इला से बना है, इला, बुद्ध और इला का विवाह है, उससे एक पूरा एक शाखा निकली है। और आप देखेंगे भारतीय पुराणों में जो ये शाखा चली है वो कहां है? भूमध्य सागर के ही किनारे है, मेन भारत में नहीं है, वो उधर है। तो ये ग्रीक वास्तव में L1C लोग हैं। इसीलिए अधिकांश ग्रीक देवी देवता और बाकी सारा कुछ जो भी आप देखेंगे वो भारत से मिलते जुलते हैं। लगभग चीजें आपको देखेंगे तो लगेगा कि अरे जो भारतीयों में जो परंपरा चली आ रही उसी परंपरा की कॉपी की है, कुछ चेंज हो गया है थोड़ा थोड़ा। और इसीलिए आपको ग्रीक में गॉड के साथ गॉडेसेस भी मिलेंगी, देवियां भी वहां हैं, क्योंकि भारतीय प्रभाव से नहीं है। लेकिन ग्रीक्स के बाद आप देखिए देवियां खत्म हो जाएंगी, देवियों की चर्चा समाप्त हो जाएगी, वो हम आगे आएंगे। वहां का जो नॉलेज बेस है यूरोप ग्रीक्स का,
आप देखिए उसमें भी पूरी तरह आपको भारतीय प्रभाव दिखेगा। जैसे जो उनका मेडिकल साइंस है ग्रीक्स का, तो मेडिकल साइंस में वो चार चीजों से मानते थे वो। तो एक फेलगम है जिसको हम कफ कहते हैं, फिर बाइल है, पित्त कहते हैं। बाइल के उन्होंने दो प्रकार कर दिए, रेड बाइल एंड ब्लैक बाइल, और चौथा जो है एयर है जिसको वात कहते हैं। तो वात, पित्त और कफ ये तीन चीजें हैं जो आयुर्वेद कहता है जिनसे ये शरीर बना है, और इन्हीं तीनों के इनबैलेंस से सारी बीमारियां होती हैं। इनको बैलेंस कर दिया जाए तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये आयुर्वेद मानता है और इससे आज भी इलाज करता है। यूरोप जो ग्रीक मेडिसिन नॉलेज है उसमें भी ये सारा कुछ है। उन्होंने पित्त के दो भाग कर दिए, येलो रेड बाइल एंड ब्लैक बाइल, दो करके उन्होंने चार कर लिया था। और ये लंबे समय तक, मैं बताऊं 17वीं 18वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप में ये सिस्टम पढ़ाया जाता था, उस पर भी आ गया। और नक्शे में ग्रीक को आप देखेंगे तो यूरोपीय दिखेगा कब, वो ज्यादा एशियाई अफ्रीकी दिखेगा। मैं दो तीन नक्शे दिखाता हूं। इसमें देखिए जो येलो कलर में वो ग्रीस है, बाकी ट्रेड रूट्स है उसके, जहां जहां ट्रेड चल रहा है। तो ये देखिए ये छोटा सा ये यूरोप का हिस्सा, ये एशिया का हिस्सा है। ये सिकंदर के समय में ग्रीक, तो ये इतना ही भर जो इलाका है ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और इधर जो है पूरा ये एशिया है। तो कितना बचा, इतना बड़ा इलाका, उसमें से इतना छोटा सा यूरोप में, लेकिन दावा है कि वो यूरोपीय हो गया। वो कैसे यूरोपीय हो गया वो बताएंगे। रोमन सभ्यता क्या है? अच्छा, रोमन सभ्यता भी भूमध्य सागरीय किनारे पे ही रही, मैंने पहले ही बता दिया। और मजे की बात है उसका भी एक बड़ा हिस्सा एशिया और अफ्रीका में ही रहा, वो भी उसका बड़ा हिस्सा यूरोप में नहीं रहा। आज के मॉडर्न यूरोप सभ्यता के नाम पर रोमन्स की उपलब्धि क्या है? तो सिटी स्टेट्स, नगर राज्य। और कल्पना मत कीजिएगा सिटी स्टेट्स कितने बड़े होंगे, ये कल्पना करना हो तो कभी आप नक्शा खोल करके आप खुद से देखिएगा। इतने छोटे पिद्दी पिद्दी से, मतलब आप समझ लीजिए धर्मशाला का तो मुझे आइडिया नहीं, इसलिए मैं यहां नहीं बता पाऊंगा। कोई और शहर हो तो मैं तुरंत बता दूंगा। समझ लीजिए कि दो तीन मोहल्ले मिला देंगे तो सिटी स्टेट हो जाएगा। मोहल्ले बता रहा हूं मैं, टाउन नहीं बोल रहा मैं। टाउन भी उनके सिटी स्टेट से बड़े होते थे। तो कापुआ की जो लड़ाई थी रोमन्स के साथ, कापुआ क्या था? 4-5 हजार लोग थे मुश्किल से, एक ग्राम पंचायत, इससे बड़ा नहीं। रोमन साम्राज्य में बहुत सारी चीजें थी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी दास प्रथा। शिक्षा, कला और विज्ञान की स्थिति रोमन साम्राज्य में बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि वो बताते हैं सारा जो उत्पत्ति बताएंगे ग्रीक्स उसके बाद रोमन्स में, लेकिन आप देखेंगे उसको ठीक से स्टडी करेंगे तो वहां बहुत कम मिलेगा। जो शिक्षा, कला और विज्ञान मिलेगा वो रोमन्स का वह पार्ट है जो एशिया और अफ्रीका में है। और वह इसलिए वहां पर आपको मिलेगा क्योंकि जो मिस्र की सभ्यता है और जो एशिया में जो आपका एशिया माइनर है, ये भारत से जुड़ा होने के कारण एशिया माइनर की सभ्यता, इन दोनों में जो कला, विज्ञान और शिक्षा थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन जो यूरोपीय पार्ट था वहां कुछ नहीं था। तो दास प्रथा कहां है? ज्यादातर यूरोपीय पार्ट में है, और यहां भी आ गया है, लेकिन वो मेन वहां है, वो सेंटर है। लेकिन शिक्षा, कला और विज्ञान जो उसका थोड़ा बहुत दिखता है वो इधर सेंटर है, यहीं से वहां जा रहा है। व्यापार करने के लिए रोमन लोगों के पास क्या है? क्योंकि उन्होंने जो जो चार चीजें बताई ना उन्होंने सभ्यता के लिए, तो ये रिलीजन था, फिलोसफी थी, स्टेट एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट था, और ट्रेड था। कुछ है ही नहीं ट्रेड करने के लिए रोमन्स के पास, कुछ भी नहीं है। वो क्या ट्रेड करते हैं? केवल दासों का व्यापार करते हैं। अब थोड़ा बहुत जो यूरोप में सोना चांदी अलग अलग जगह पर होता है उनका एक्सेस कम है उधर, लेकिन जो थोड़ा बहुत होता है वो निकाल लाते हैं। जो मिस्र के इलाकों से जो थोड़ा बहुत सोना और चांदी लूट के लाते हैं उसी से व्यापार करते हैं। और आप बड़ा हैरत अंगेज विवरण है, प्लिनी जैसे लिटरली रोता नहीं है कोई देश, वैसे रो रहा है, कर हमारे देश की औरतें तो पागल है, ऐसे लिख रहा है। बिल्कुल भाषा यही है, बिल्कुल पागल है। भारतीय सामानों के लिए एकदम उन्होंने अपने आप का सारा जमीन बेच दिया है, और उस ऐसा भारत के सामानों की ललक है हमारे देश में कि हमारा सारा सोना चांदी सब भारत जा रहा है।
और ये सच्चाई है। पूरे दुनिया का सोना चांदी भारत आ रहा था, पूरे इलाके में। आगे मैं उसका डाटा दूंगा थोड़ा सा। उत्पादन बहुत कम है, नहीं के बराबर। ये है नक्शा रोमन, ये अफ्रीका, ये एशिया, वो है। और एक नक्शा इसमें, अच्छा इसमें इस नक्शे में एक विशेषता है। आप देखिए इसमें एक ये दिखाया जा रहा है कि आक्रमण कहां कहां से हो रहा है रोमन साम्राज्य पे। रोमन साम्राज्य जब नष्ट हो रहा है ना 5वीं शताब्दी में, तो उस पर आक्रमण कहां से हुए हैं। देखिए ये एशिया की तरफ से नहीं है, अफ्रीका की तरफ से नहीं है आक्रमण। आक्रमण किधर से? आप देखिए यूरोप से आक्रमण है। हून्स, गोट्स, और गोट्स के भी दो तरीके, दो टुकड़े हैं, वह बीसी गोट है, नेस्टो गोट। ये अलग अलग आ रही है, जर्मेनिक ट्राइब्स आ रही है, ये सारी आ रही है। वो भी क्यों कर रही है वो भी मैं आगे बताता हूं। तो ये है यूरोपीय सभ्यता का प्रारंभ। ग्रीक और रोमन दोनों सभ्यताएं ये कुल मिलाकर भारत से प्रभावित रही हैं। उनका अपना कहने योग्य बहुत कम है, जो है वो बहुत कमतर है या फिर इंफीरियर, पिछड़ा है। इनके अलावा जो शेष यूरोप है, उस यूरोप को वो क्या कहते हैं? वो खुद कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे, वो कहते हैं बर्बर यूरोप। पूरा यूरोप बर्बर है इन्हीं की भाषा में। रोमन्स को छोड़ दिया जाए तो शेष पूरा यूरोप ये। और पीछे चलेंगे, एक नक्शा, ये नक्शा आप ये देखिए, ये ग्रीस है, ये इटली है जो रोमन है। ये इतना इलाका आप छोड़ दीजिए, इतना यूरोप का, क्योंकि ये तो एशिया हो गया। ये इतना इलाका छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा जो यूरोप है उसको वो खुद बर्बर कह रहे हैं, वो बर्बर यूरोप है। तो दूसरे किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। और कब तक? फर्स्ट मिलेनिया, पहली शताब्दी तक, यानी 11वीं शताब्दी तक वो बर्बर यूरोप है। लेकिन अब जो नए इतिहासकार वहां खड़े हो रहे हैं, जिनको थोड़ी समझ ठीक है, वो इस बात को कहने लगे हैं कि उनको बर्बर यानी असभ्य कहा जा रहा है। रोमन्स खुद को सभ्य कह रहे हैं, बाकी को असभ्य कह रहे हैं। लेकिन ये सभ्यता किस आधार पर सभ्य को असभ्य कह रहे हैं, खुद को सभ्य कह रहे हैं? उसका मापदंड क्राइटेरिया क्या है? उसका यही क्राइटेरिया मैंने कहा, वो स्टेट से मानते हैं, स्टेट से मानते हैं, स्टेट से नहीं। इनके पास एक तंत्र था कि